अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम फैसल बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये देखेंगे कि ये कैसा है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से उसको परचेज़ करना चाहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो सबसे पहले कुछ फैसल बैंक के बारे में कंपनी इन्फो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके फाइनेंशियल्स की तरफ भी जाएंगे। फैसल बैंक जो कि पहले एक कन्वेंशनल बैंक होता था, अभी अभी इसकी इस्लामिक बैंक में कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट कर ली उन्होंने फुली। अब वो इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। जो अपनी वीएन स्टेटमेंट वो देते हैं, टू बी द बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक इस्लामिक बैंक ड्रिवन बाय फेथ एंड पैशन। और उन्होंने कुछ अपनी वैल्यूज़ भी बताई हुई हैं, फेथ एंड बिलीव, इंटेग्रिटी, टीम वर्क, इनोवेशन एंड केयर। ये तो खैर इनकी इंटेंशंस हो गई या वीएन हो गया। फैसल बैंक एक लिस्टेड कंपनी है जो कि FABL के सिंबल के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मैं भी इसको एक छोटा बैंक समझता था, लेकिन अभी तक इन्होंने 855 ब्रांचेस बना ली हुई हैं। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक की 1100 कुछ ब्रांचेस है, तो उसके करीब करीब ये भी पहुंचे हुए। अच्छा, इसके ग्रुप का अगर हम बात करें तो ये बहरीन के एक एतमार BSE होल्डिंग कंपनी है जो कि दारुल माल अल इस्लामी ट्रस्ट बहरीन जो है उसकी ओनरशिप में है। तो वो कंपनी जो है फैसल बैंक के 66.78% शेयर्स जो है उसको ओन करती है। ये वही इंस्टीट्यूशन है जो कि फैसल बैंक स्विट्ज़रलैंड और इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है दुनिया में जिनको ओन करता है, ये जो इतमार बैंक भी ऐसी है। इसके बाद अगर सब्सिडरीज देखी जाए तो फैसल बैंक की सब्सिडरीज भी हैं फुली ऑन, जो बैंकिंग के अलावा भी इनके पास प्रॉफिट आता है। तो एक फैसल बैंक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है, जिस तरह ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऑफर करती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो वो भी ज़ाहिर है एक फैसल बैंक की एक है। इसके अलावा एक इनकी फैसल बैंक इस्लामिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी भी अवेलेबल है, तो उससे भी इनका रेवेन्यू आता है। अच्छा, इसकी अगर रेपुटेशन की बात करें तो VIS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से इनको स्टेबल, और पाकिस्तान की पैक्रा पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसकी तरफ से पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। 1.7 ट्रिलियन के इनके पास एसेट्स हैं। जो 2024 में सिर्फ इनका प्रॉफिट था वो 23 बिलियन का था, जो कि पर शेयर अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज़ एंड 17 पैसे बनते हैं, जिसमें से इन्होंने तकरीबन 70% जो है वो डिविडेंड दिया था, और इनका एवरेज भी 60 to 70% बनता है एवरेज। अगर कुछ पिछले कुछ सालों को एवरेज कर लें हम तो उसमें कुछ 29% भी थे, कुछ 94% भी थे, लेकिन एवरेज 60 to 70% के दरमियान तक डिविडेंड यील्ड इनकी बनती है। अच्छा, जैसा कि ये बैंक है तो बैंक के जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं और जो कि इनके भी हैं वो हैं, एक तो करंट अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट्स पाकिस्तान में तो आपको पता है कि करंट अकाउंट से जितना भी रेवेन्यू आता है ना वो बैंक ही अपने पास रखता है। वैसे भी उन्होंने प्रॉफिट तो देना नहीं होता, तो वो तो सारा का सारा प्रॉफिट इन्हीं के पास होता है, यानी कि कस्टमर कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहा होता और बैंक जो है बैंक के पास सारा प्रॉफिट आ रहा होता है। इवन वो उस पर जो कार्ड्स वगैरह होते हैं और सर्विसेज हैं उसके लिए भी चार्ज कर रहे होते हैं। इसी तरह सेविंग अकाउंट्स में भी जो ये होते हैं इस्लामिक बैंक, इनके पास ज़्यादा मार्जिन होता है। कन्वेंशनल बैंक्स को तो 1 to 2% तक टोटल अमाउंट का जो है वो अलाउड है कि वो रख सकें, लेकिन ये जो है प्रॉफिट का 25% तक या इस तरह रख सकते हैं इस्लामिक बैंक्स जो है। करंट लेटेस्ट जो है लॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पहले तो ये तकरीबन प्रॉफिट का 50% तक भी रख सकते थे। अच्छा, इसके अलावा जो इनका रेवेन्यू होता है वो ATM सर्विसेज पे होता है, फिर कार्ड्स की फ़ीस पेमेंट्स, और आप जो कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं जाके डिफरेंट रिटेलर्स पे मर्चेंट्स पे, वो उनमें से भी इनको पैसे मिलते हैं। फिर उसके अलावा ऑनलाइन वैल्यू एडिड सर्विसेज जो ऑफ़र करते हैं उस पर भी ये पेमेंट बनाते हैं बैंक्स। फिर इसके अलावा फैसल बैंक की स्पेसिफिक जो है वो तकाफुल की सर्विसेज भी हैं, जो कि एक इंश्योरेंस का इस्लामिक अल्टरनेटिव है। इसमें लाइफ, हेल्थ, होम और मोटर इंश्योरेंस और डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंस वगैरह ये ऑफ़र करते हैं। ये भी एक रेवेन्यू का इनका सोर्स है। फाइनेंसिंग जो है, जो फाइनेंशियल लोन्स वगैरह होते हैं उसमें पर्सनल लोन, होम लोन, फिर इसके बाद कार लोन्स वगैरह और डिफरेंट किस्म के लोन्स जो हैं वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है इनकी। वोमेन बैंकिंग जो है उसमें डिफरेंट किस्म की वैल्यू एडेड सर्विसेज स्पेसिफिकली टारगेटेड टूवर्ड्स वोमेन ये ऑफ़र करते हैं, उसमें भी
जो है वो एक मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ये। और इसके अलावा ये डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स भी, एक तो इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, उसके अलावा ये खुद भी बैंक भी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स डिफरेंट किस्म के ऑफ़र करता है, जिस पे फिर ये डिफरेंट रेवेन्यू आता है। तो ये सारी इसकी इनकी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, इसमें तकरीबन जो टिपिकली होते हैं सबके बैंक्स के, इसमें एक इंश्योरेंस जो है वो इनका ज़्यादा है, फिर सर्टिफिकेट्स वाली और वुमेंस सेंट्रिक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो इनकी एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा फिर जो इनकी सब्सिडीज़ हैं उनकी उनकी तरफ से डेफिनेटली जो रेवेन्यू आता है वो भी फुली ऑन बाय, क्योंकि फैसल बैंक है तो फैसल बैंक के अंदर ही आता है और इसकी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो इसमें फैसल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऑफ़र करती है। इसके बाद फैसल इस्लामिक करेंसी एक्सचेंज कंपनी है, उसका रेवेन्यू भी इसी में आके जो है वो ऐड अप होता है। अच्छा, अगर शेयर होल्डिंग की परसेंटेजेस की डिटेल में जाए तो वो जैसे मैंने आपको बताया था, इतमार होल्डिंग BSE जो है वो 66.78% जो है वो उसके पास है शेयर्स। फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास 5.295% शेयर्स हैं। और इसके बाद फिर बाकी डिफरेंट है। अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास 6.9%, जो इंडिविजुअल्स हैं नॉन उनके पास 1.7%। इसके अलावा जो इतमार होल्डिंग है उसके पास 66.78% और अननोन जो हैं उनके पास तकरीबन 24.7%। इस तरह कुछ इसकी जो डिवाइड है वो है। तो ये सेकंड बिगेस्ट पाकिस्तान का इस्लामिक बैंक है, जो कि मतलब काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स कैप्चर करें। जैसे कि सरप्राइजिंगली 855 इनके ऑलरेडी ये ब्रांचेस भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। ग्रोथ भी इनकी ओवरऑल नज़र भी आ रही है इनकी EPS में, और ये हर साल पुश कर रहे हैं ब्रांचेस वगैरह बढ़ाने के लिए। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ इसकी फाइनेंशियल्स वगैरह पे, इसकी EPS और डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं स्टॉक्स के, वो देख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, सबसे पहले फैसल बैंक के शेयर की प्राइस देख लेते हैं। तो प्राइस इसकी जो करंट है 87.65, ये जो कल की क्लोजिंग थी इसकी। और इसके अलावा अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं हम तो लेट्स सी, अब से कुछ ही अर्सा पहले मई के एंड पे, मतलब अभी 2-3 माह पहले, ये 48 रुपीज़ 47 कुछ का था। तो तकरीबन कुछ महीनों में ही डबल हो चुका है। और उससे पीछे अगर देखें हम तो तकरीबन 2 साल पीछे अगर हम जाएं तो इसकी प्राइस 21 रुपीज़ थी, जो कि 4 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है पिछले 2 साल के अंदर। हाँ, इसमें एक फैक्टर ये भी था कि मार्केट भी पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन इतना ही काफ़ी ऊपर गई है, तो उसके साथ साथ ये शेयर भी उसी तरह अच्छा ऊपर गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स देखें जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और कोई भी बाय कर सकता है, और लोगों ने बाय किए हुए हैं, वो ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो 30% है। और 70% जो है वो प्राइवेट ओनर्स के पास है। इसके अलावा इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है करंट प्राइस के मुताबिक 133 बिलियन बन रही है। इसके बाद अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो ये देखने में बड़ी अच्छी तरह से ये हर साल बढ़ ही जा रहा है। तो अभी 2025 में जो 3 क्वार्टर्स का अर्निंग पर शेयर है वो एवरेज 3.3 आया है, जो कि तकरीबन 9.9 बनता है। और इसलिए आज से तकरीबन 13.1, 13 से थोड़ा सा अबव जो है इस ईयर का आएगा, जो कि पिछले साल से 2 रुपीज़ कम होगा। वो आप समझ सकते हैं, जो काइबोर था बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट था पिछले साल, वो 17-18 से नीचे आते 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 आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। और अब इस दफ़ा जो अपने काफ़ी अर्से से अपने बॉटम पे 11 रुपीज़ पे है, जो करंट बॉटम है उसका, उस पे स्टे किया हुआ है। तो उस वजह से थोड़ी सी बैंक्स की कम हुई है अर्निंग, लेकिन वो भी बहुत ही कम इस पे असर पड़ा है। तो उस लिहाज से फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो एक हम हमेशा चीज़ नोट करते हैं कि ये देखें, पिछले 5 सालों में कोई क्वार्टर भी नहीं, और पिछले 8 सालों में कोई किसी भी ईयर में ये माइनस में नहीं गया। तो ये बड़ा स्टेबल जा रहा है बिजनेस। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ग्रो कर रहा है इसका जो EPS है, ये भी जो यहाँ पे स्टे किया है ये आगे इंशाल्लाह ग्रो ही करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है ना, वो ये देखें, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो हमेशा लास्ट ईयर की जो
अर्निंग होती है उसके लिहाज से कैलकुलेट की जाती है। तो अगर 15, तो ये 87 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 87.65 इसकी प्राइस है। और इसको डिवाइड कर लें हम लास्ट ईयर की जो है 15.17 जो अर्निंग आई थी, तो वो 5.7 की प्राइस टू अर्निंग रेशो बनती है। जबकि अगर हम इसको करंटली जो कि हल्की सी कम आ रही है, जो करंट ईयर की प्रोजेक्टेड ईपीएस होगी, उस पर भी डिवाइड करें तो 6.64, जो कि एक और जो दूसरा इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान का, MEBL, मीज़ान बैंक लिमिटेड, उसके मुकाबले में देखा जाए तो उसकी 8 से ऊपर जा रही है, बल्कि एक्सपेक्टेड 9 से भी ऊपर जा रही है। तो उस लिहाज से अभी उसके पास काफ़ी रूम है, वो भी ऊपर आ सकता है। तो ये उस लिहाज से भी एक हल्का सा अंडर वैल्यूड है। 5 पे है, मतलब 8 पे तो मार्केट की भी एवरेज है, और ये एक अच्छी कंपनी है, कोई रीज़न नहीं है ये मार्केट की एवरेज से इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे रहे। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर अपने वापस उस पे आती है तो इसकी प्राइस काफ़ी ऊपर 100 से ऊपर जा सकती है। तो उस लिहाज से भी ये बाय किया जा सकता है। और किसी ने बाय करना हो, बल्कि मेरे ख्याल में तो अभी ज़्यादा बेहतर टाइम है, ना कि ये 100 से ऊपर चला जाए और उसके बाद बाय करें। अब ये बिल मैं लॉन्ग टर्म जो बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए बात करूं, ट्रेडर्स के लिहाज से नहीं, वो अपने टेक्निकल लेवल्स पे खुद जो है ना आइडेंटिफाई करें। डिविडेंड है, डिविडेंड पे आउट रेशो, ये जो डिविडेंड है ये मसलन 2024 में इनके का जो डिविडेंड था वो 7 रुपीज़ था, जबकि 2024 में इनकी अर्निंग 15 रुपीज़ थी। तो उस लिहाज से जो पे आउट रेशो थी इनकी 46%, इसी तरह 23 में 30%, 2022 में 94%। पे आउट रेशो का मतलब होता है कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट उन्होंने पे आउट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और कितने परसेंट अपने पास रखा है फ्यूचर एक्सपेंशन वगैरह के लिए। तो इसमें इनकी ये जो पॉलिसी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जिसके भी पास भी शेयर्स होते हैं उन शेयर्स पे जो प्रॉफिट बनता है उसका 30 to 90, समटाइम्स 90%, लेकिन इन सब को एवरेज करें तो वो 50 to 60% ऑफ प्रॉफिट जो है ये दे ही देते हैं। और इनकी जो डिविडेंड यील्ड है, जो कि आपकी जो भी इन्वेस्टेड मनी है उसकी जो करंट वैल्यू है उसके मुताबिक जो ईयरली परसेंटेज बनती है पे आउट की, वो भी इनकी काफ़ी अच्छी है। 16% 2024 में थी, इसी तरह 16% जो पिछला साल था उसमें थी, और उससे पिछले साल 2022 में तो 27% थी। अब इन्हीं टाइम्स में अभी खासकर 2024 में आके तो बैंक के प्रॉफिट भी काफ़ी नीचे चले गए थे, और अभी भी इट इज़ कंटिन्यूइंग टू गिव गुड पे आउट्स। मीनवाइल इसकी जो गेन है, जो कैपिटल गेन है, यानी कि 4 टाइम्स होगी इसकी प्राइस। तो अगर आप बैंक में पैसे रखते, उसे बेहतर था बैंक के स्टॉक्स ले लेते। तो वो ज़्यादा अच्छे आपके मल्टीप्लाई होने थे। अच्छा, अब कैश फ्लो पर शेयर इसका देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये तकरीबन 39, 38, 36, ये अपनी इनकी चॉइस थी, क्योंकि ये साथ साथ डिविडेंड भी दे रहे थे। तो इस तरह कैश फ्लो उस वक्त पड़ा हुआ था, और उसके बाद इन्होंने अपना कैश फ्लो भी पर शेयर बढ़ाया, साथ साथ अभी भी डिविडेंड दे रहे। तो इनको मतलब इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती तो ज़ाहिर डिविडेंड कम कर देना था। वो भी ग्रो कर रहा है और एक अच्छे लेवल पे है, जो कि जिससे ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था, जो बुक वैल्यू होती है ना शेयर की, वो प्राइस से काफ़ी नीचे होती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल करके, तो जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी उन पे कर्जे हैं वो पे कर दिए जाएं, तो पीछे पर शेयर कितने पैसे बचते हैं। तो 74 रुपीज़ तो इसकी बुक वैल्यू है। यानी कि अगर ये आज बिजनेस बंद कर देता है और बिल्कुल कहता है कि बस हमने सब कुछ ख़त्म करना है, और अपने सारे जो एसेट्स हैं उसको सेल करके और लाइबिलिटीज उसमें से पे आउट कर देने हैं, तो फिर भी पर शेयर 74 रुपीज़ बनेंगे। तो ये जो बाकी प्राइस वगैरह होती है, ये फिर जो बिजनेस की अपसाइड होती है उसकी बेस पे होती है, कितना अच्छा बैंक जा रहा है, कितने अच्छा बिजनेस जा रहा है, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, ग्रो कर रही है नहीं कर रही। तो जो इतने अच्छे ग्रो कर रहे बिजनेस होते हैं उनकी तो अक्सर मैंने ये भी देखा है
कि 5 to 6 टाइम्स प्राइस होती है, जबकि इसके इसमें थोड़ी सी ऊपर प्राइस है। तो उस लिहाज से भी ये पता चलता है कि ये शेयर कितना अंडर वैल्यूड है, यानी कि अच्छी इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है इस टाइम पे। अगेन मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म में फिर ये होता है कि आप वो वाले पैसे इन्वेस्ट करें जो कि आपको अगले 5-6 सालों में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो होती है वो बुक वैल्यू पे होती है, तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो 21.25% है, यानी कि वो भी काफ़ी अच्छी है। यानी कि इसकी प्योर जो एसेट्स की वैल्यू है ना, लाइबिलिटीज़ को निकाल के उस पे जो टोटल इक्विटी बनती है उस पे कितने परसेंट के लिहाज से ये बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो 21.25% है करंटली। अच्छा, इसके बाद जो बैंकिंग की कुछ चीज़ें होती हैं, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। इक्विटी फिर वही होगी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी जो उसकी बुक वैल्यू है टोटल, वो टू एडवांसेस रेशो, यानी कि एडवांसेस जो जितने भी लोन्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो जो इनकी टोटल वर्थ है ना प्योर एसेट्स वाली लाइबिलिटीज को निकाल के, उसके मुकाबले में सिर्फ 15% इन्होंने लैंड आउट की हुई है मनी, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन है कि काफ़ी कम पैसे इन्होंने लैंड आउट किए हुए हैं उस लिहाज से, और अपने पास ज़्यादा रखे हुए हैं। अब एडवांसेस टू डिपॉजिट्स रेशो, जितने इन्होंने लैंड आउट किया हुआ है उसके मुकाबले में जो इनके पास लोगों के डिपॉजिट्स हैं वो 56% है। और कैश टू डिपॉजिट्स रेशियो, इनके पास जो करंटली कैश पड़ा है ना वो 7.38% है ऑफ जो डिपॉजिट्स इनके पास पड़े हुए हैं उसके मुकाबले में। तो ये थोड़ा सा मेरे लिहाज से मतलब शायद थोड़ा कम है। ऑपरेटिंग कैश जो है शायद अचानक अगर ज़्यादा आ जाए लोग इनसे वापस लेने के लिए अपने पैसे, तो अ, फिर मतलब इनके पास सिर्फ 7% कैश पड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर हम मीज़ान बैंक देखें तो उसका भी इससे कोई ख़ास ज़्यादा नहीं था, 9 to 10% था। तो इसमें ये चीज़ भी होती है कि जब ज़्यादा आ जाए लोग अपने विड्रॉल्स करवाने के लिए, तो ये बैंक्स दूसरे बैंक से भी पैसे उठा सकते हैं, और स्टेट बैंक से भी ले सकते हैं, या इनके पास जो एसेट्स है उनको भी लिक्विडेट करने का इनके पास ऑप्शन होता होगा। तो वो भी कोई इतना परेशानी की उस तरह बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बीटा इसका वो भी काफ़ी स्टेबल था, 1.09%। 1.09, ये 1 का मतलब होता है कि जितनी मार्केट स्टेबल है ना, उसी जो आपका KSE 100 इंडेक्स है वो जिस डगर पे चल रहा है उसके साथ साथ ही ये चलेगा। और 2 का मतलब होता है कि मार्केट 1 टाइम ऊपर जाएगी तो शेयर 2 टाइम्स ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट 1 टाइम नीचे जाएगी तो शेयर 2 टाइम्स नीचे जाएगा। वो जो थोड़ी सी कंपनीज इतनी स्टेबल नहीं होती ना, उनके केस में ये होता है, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल है, इसका साथ साथ चल रहा है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी मतलब बेहतर ये साइन है, बेहतर इंडिकेटर है। अच्छा, इसका जो पेड अप कैपिटल है, यानी कि ये इनको जो SECP ने अथराइज किया है अपने शेयर्स के अगेंस्ट जो लोगों से पैसा उठा सकते हैं, वो अथराइज कैपिटल इनका 18 मिलियन का था, जिसमें से 15 मिलियन वो उठा चुके हुए हैं, और फर्दर अप्रूवल के बगैर वो तकरीबन 3 मिलियन का इनके पास वो है कि राइट शेयर्स वगैरह इशू करके ये और भी पैसे उठा सकते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़े तो। इसके बाद फाइनली इसकी फ़ंड होल्डिंग्स भी हम देख लेते हैं। तो ये तकरीबन 6 डिफरेंट फंड्स हैं जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है। तो मैं देख रहा था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस कंपनीज, वो सब कुछ मिला के तकरीबन 6% ही इसके शेयर्स थे जो कि इंस्टीट्यूशंस के पास थे, डिफरेंट जो प्राइवेट ओनर्स हैं उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो होती हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी जो कंपनी की डिटेल्स थी और बाकी इसके फाइनेंशियल्स भी ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के कि ये बहरीन की एक फर्म है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इतमार होल्डिंग्स, उनका ये मेजर स्टेक जो है इसके अंदर उनका है। फिर इसके अलावा इनका जो EPS है वो जैसा आपने देखा कि ईयर टू ईयर काफ़ी बढ़ ही रहा है। इसकी ब्रांचेस सरप्राइजिंगली काफ़ी बढ़ के अच्छी लिहाज से 855 तक पहुंच चुकी हुई हैं अभी, और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बैंक है
इसके अलावा कोई भी इसमें डाउन साइड मुझे तो नज़र नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता इसका EPS भी ईयर टू ईयर जो है वो बढ़ ही रहा है और बिज़नेस भी इनका एक्सपेंड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में परचेज़ करने के लिए ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो तकरीबन 5 पे है, जबकि मीज़ान बैंक की 8 या उससे ऊपर है। इसके अलावा मार्केट की अपनी 9 पे पहुंच चुकी हुई है अब एवरेज जो है, तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं जो कि मतलब लेके हफ्ते 2 हफ्ते महीने कुछ में जो है वो ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो फिर अपने लेवल्स खुद आइडेंटिफाई करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, तो बाकी पिछले 8 साल में आपने देख लिया ये माइनस में कभी भी नहीं गए। इसी तरह पिछले 5 साल में कोई भी एक भी इनका जो क्वार्टर था वो भी माइनस में नहीं गया। तो फ़ायदा ही कर रहे हैं, तो फ़ायदा करने वाला बिज़नेस ज़ाहिर है ग्रो ही होता है। और स्पेशली जो अच्छी बात है रिसेंट ईयर्स में इन्होंने डिविडेंड भी देना शुरू किया हुआ है और अच्छी डिविडेंड यील्ड है इनकी। तो उस लिहाज से मैं तो कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता इनके परचेज़ भी करूँ और उनके उसको फिर बढ़ाऊँ भी की क्वांटिटी। तो आप अपने लिहाज से जितना आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इजाज़त देती हो, स्पेशली उस तरह के पैसे जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अंदर रख सकें, फिर यानी कि 5 ईयर्स के लिए उनको कोई और असाइन ना किया हुआ हो आपने मकसद, तो वो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, जो लोग मेरी वीडियोस पहले देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि इसको मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि ऐसे पैसे जो अगले 4-5 साल तक आपने किसी मकसद को साइन ना किया हो, उससे कुछ करना ना हो, क्योंकि ये भी होता है ना मार्केट में साइकिल्स आते हैं। तो अभी तो ये जो फंडामेंटल्स हैं इसके तो बड़े अच्छे, लेकिन मार्केट की किसी वजह से, मार्केट नीचे जाने की वजह से अगर अभी 80-90 पे ले लिया और कुछ अरसे बाद ये कुछ 2-3-4 साल के लिए नीचे आ जाता है और सेंटर में ही वो आपकी ज़रूरत आ जाती है जिसके लिए आपने वो पैसे रखने थे, तो फिर तो आपको नीचे बेचना पड़ेगा ना। तो इसलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वही इन्वेस्ट करने चाहिए या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जो कि अगले 5-6-7-8 साल तक आपको जो है ना कहीं और उसको कोई स्पेसिफिकली मकसद असाइन ना किया हुआ। अब इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने पिछले अगले 8 साल उधर ही रखने या 5 साल तक अंदर ही रखने, लेकिन अगर आपको रखने पड़े तो आपको मसला ना हो। असल में जो मेन पॉइंट होता है इसमें ये होता है, हो सकता है 4 साल में आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि वो वैसे ही आप उसको निकाल लें, लेकिन जो मेन मकसद होता है ना कि उसको कोई पैसों को मकसद असाइन ना हो। बाकी अब आपने फिर मैंने एक बेस प्रोवाइड कर दी हुई आपको काफ़ी, जो मेरे लिहाज से जो मुझे समझ जाती हैं चीज़ें वो सारी उसके मुताबिक इसका एक रिव्यू कर लिया। उसके ऊपर फिर आप जितना अपनी रिसर्च करेंगे, जितना उसको देखेंगे ऑनलाइन, तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा अच्छा असेस कर सकेंगे। फिर किसी और से मशवरा करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना है उसके पास भी जा सकते हैं। और फाइनली एक अपना आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे जो है आप परचेज़ करें। तो वैसे मुझे ये एक अच्छा जो है ना वो शेयर लग रहा है, जो कि मैं पर्सनली इंशाल्लाह परचेज़ भी करूँगा और बढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। बाकी आप अपना देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अगली वीडियोस पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।